नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज मैं आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, मांग। और पूरा टॉपिक यहां पर पे हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा आप सबके लिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहां पर पे समझेंगे कि मांग का क्या अभिप्राय होता है। देखिए बच्चों, अगर बेसिकली मैं आपसे बात करूं कि मांग का अभिप्राय क्या होता है, तो अपन बेसिक कंडीशन ये बोल सकते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु की मांग करते हैं या फिर किसी भी वस्तु को खरीदना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम उस वस्तु की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि मांग कर रहे हैं। लेकिन इतना ही कहना काफ़ी नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में मांग का मतलब एक स्पेशल तरीके से हमें समझना पड़ेगा। चीज़ों को बहुत सिंपल करके यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों के लिए। प्यारे बच्चों, मांग की डेफिनेशन में 4 चीज़ों को हमें इंक्लूड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कोई भी चीज़ शॉप पर परचेज करने जाओगे, तो जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको मार्कर चाहिए। आपने स्टेशनरी की शॉप पर जाकर के कहा कि सर मुझे मार्कर दीजिए, यानी आपने उसको वस्तु बताइए। आपके इतना कहने पर वो आपको मार्कर नहीं दे सकता, क्योंकि वस्तु किस क्वांटिटी में चाहिए, यानी किस मात्रा में आपको चाहिए, आपने उसको मात्रा स्पेसिफाई नहीं करी। यानी कि आपको वस्तु तो बतानी पड़ेगी, और वस्तु के साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वह किस क्वांटिटी में आपको चाहिए। मतलब आपको 1 मार्कर चाहिए, 2 मार्कर चाहिए या 3 मार्कर चाहिए। तो मांग की परिभाषा में सबसे पहले जो 4 पॉइंट इंक्लूड होते हैं, उसमें एक तो है हमारा वस्तु और दूसरी उसकी मात्रा। तो बच्चों, मांग की डेफिनेशन में यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले तो हम किसको शामिल करेंगे, वस्तु को शामिल करेंगे, और दूसरी उसकी मात्रा को शामिल करेंगे। तीसरी बात, आप जानते हो, जब तक एक विक्रेता वस्तु की कीमत निश्चित नहीं कर लेगा कि किस कीमत पर उसको वस्तु बाजार में बेचनी है, तब तक न तो विक्रेता वस्तु का विक्रय कर सकता है और न ही क्रेता वस्तु को खरीद सकता है। यानी कि विक्रेता को पहले वस्तु की कीमत निर्धारित करनी पड़ेगी कि पर पीस उसको कितने रुपीस में सेल करना है, यानी कीमत को निश्चित करना पड़ेगा। तो मांग की डेफिनेशन में तीसरा पॉइंट शामिल होता है हमारे लिए निश्चित कीमत। चौथी बात, जिस समय पर भी हम वस्तु को खरीदेंगे वो समय हमारे लिए कहलाएगा निश्चित समय। ठीक है, जैसे 5 अक्टूबर को आपने कोई वस्तु खरीदी, 26 जुलाई को आपने कोई वस्तु खरीदी, तो मांग की परिभाषा में जो चौथा पॉइंट इंक्लूड होता है हमारे लिए, वो होगा निश्चित समय। अब इन चारों पॉइंट से अपन स्टेप बाय स्टेप मांग की परिभाषा बना सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि मांग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, कि मांग वस्तु या सेवा की उस मात्रा को बताती है जिसे उपभोक्ता, क्योंकि मांग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है। जिसे उपभोक्ता एक निश्चित कीमत और निश्चित समय पर खरीदने के लिए तैयार हो, उसे क्या कहा जाता है, मांग कहा जाता है। और यहाँ से बनाई गई डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पर लिखी गई है। रिपीट करता हूँ, मांग वस्तु या सेवा की उस मात्रा को बताती है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित कीमत और निश्चित समय पर खरीदने के लिए तैयार हो, उसे मांग कहा जाता है। और सेम यही डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, टॉपिक है हमारा मांग को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए मांग को प्रभावित करने वाले कारक, जिन्हें मांग के निर्धारक घटक भी कहा जाता है। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक या मांग के निर्धारक घटक का मतलब क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, मांग को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब होता है ऐसे ऐसे फैक्टर्स या ऐसे तत्व, ऐसे कारक या ऐसे घटक जिनकी वजह से उपभोक्ता की मांग परिवर्तित हो जाती है, यानी उपभोक्ता की मांग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, सपोज करिए आप मार्केट में किसी भी कमोडिटी की 10 क्वांटिटी परचेज करने के लिए पहुंचे, लेकिन ऐसे ऐसे फैक्टर्स में चेंजेस हुआ, ऐसे घटकों में परिवर्तन हुआ कि 10 क्वांटिटी की जगह या तो आप उसकी 20 क्वांटिटी परचेज करके लाए हो, अर्थात आपकी मांग पहले की तुलना में बढ़ गई, या 10 क्वांटिटी की जगह आपने केवल 5 ही क्वांटिटी परचेज करी, यानी पहले की तुलना में अब मांग आपकी क्या हो गई, घट गई। कुल मिलाकर के आपकी मांग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब आपकी मांग में परिवर्तन किस वजह से हुआ है, ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से आपकी मांग में परिवर्तन हुआ है, तो उन तत्वों को कहा जाएगा मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या मांग के निर्धारक घटक। अब बच्चों,
जब भी हम किसी भी वस्तु को बाजार में खरीदने जाते हैं तो हमारी मांग को प्रभावित करने वाला जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है उस वस्तु की कीमत। यानी मांग के निर्धारक घटक में या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में सबसे पहला कारक हमारे सामने आता है वस्तु की कीमत, जिसको कहा जाता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब किस प्रकार से वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करती है यह हम लोगों को देखना है। देखिए बच्चों, कीमत को लिया गया है, यहाँ पर मांग को लिया गया है, प्राइस और डिमांड। किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के मध्य ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। और इकोनॉमिक्स में ऋणात्मक संबंध का मतलब होता है कि जब भी दो चरों के मध्य ऋणात्मक संबंध होता है इट मीन्स इट विल बी चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दोनों चरों में विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा। अर्थात अगर पहला चर बढ़ेगा तो दूसरा चर घटेगा और अगर पहला चर घटेगा तो दूसरा चर बढ़ेगा। तो देखिए, कीमत और मांग के मध्य ऋणात्मक संबंध होता है, जिसका अभिप्राय ये है कि अगर आप x वस्तु खरीदने जा रहे हो तो मैंने यहाँ पर पे x वस्तु की कीमत और x वस्तु की मांग को ही लिया है। अर्थात जैसे x वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो x वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, कमी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कीमत के ज़्यादा होने पर आपको वस्तु खरीदने के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, इस कारण आप उस वस्तु की मांग को कम कर दोगे। और अगर वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग में क्या होगी, वृद्धि। अर्थात जैसे कीमत कम हुई तो आपने मांग में क्या कर दी, वृद्धि। बहुत बेसिकली बात है कि जब भी किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम उसकी मात्रा को कम कर देते हैं, क्योंकि हमें वस्तु खरीदने के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो हम उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब इस कंडीशन में हमें वस्तु के लिए कम कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के मध्य इन्वर्स रिलेशनशिप यानी नेगेटिव रिलेशनशिप अर्थात ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। और ऋणात्मक संबंध का मतलब कीमत के बढ़ने पर मांग घटेगी और कीमत के घटने पर मांग बढ़ेगी। अब प्यारे बच्चों, इसी चीज को हमें एक डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग और मांग का नियम और मांग की लोच वाला जो चैप्टर है वो पूरा आपका बेसिकली डायग्राम पर डिपेंड रहेगा। जितने अच्छे से आप डायग्राम्स को समझने की कोशिश करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो सकेंगे। ठीक है, इस रिलेशन का हमें यहाँ पर डायग्राम बनाना है। तो हमने दो चीज़ों का डिस्कस करा है, एक तो कीमत का और एक यहाँ पर मात्रा का। तो मैंने y अक्ष पर तो कीमत को लिया है और हमेशा y अक्ष पर हम कीमत को लेंगे, और x अक्ष पर मात्रा को लिया है। मांग मात्रा कहा जाता है, जिसको हम लोग क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक हमने बेसिक कंडीशन अज्यूम कर ली है कि जब किसी वस्तु की कीमत O से लेकर P तक है, क्योंकि यहाँ कीमत ली है तो उसकी मांग मात्रा O से लेकर कहाँ तक है, Q तक है। तो एक बेसिक कंडीशन होगी डायग्राम की कि कीमत के OP होने पर उसकी मांग मात्रा OQ है। ये एक अपन ने बेसिक कंडीशन ले ली है। अब हमें ये रिलेशन यहाँ पर पुट करना है, क्योंकि हमने जस्ट रिसेंटली में पढ़ा है कि कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप कीमत को बढ़ाओगे, आपने कीमत को OP से बढ़ा करके क्या कर दिया, OP1 कर दिया। तो जैसे कीमत बढ़ेगी तो ये जो मांग है वो घटेगी और OQ से घट करके क्या रह जाएगी, OQ1। ये कीमत के बढ़ाकर मांग को आपने घटा दिया। और अगर कीमत घट जाती है, अब OP से घटकर क्या रह जाती है, सपोज करिए OP2 रह जाती है। तो जैसे कीमत घटेगी वैसे ये प्रारंभिक मांग जो OQ थी ये बढ़ जाएगी और OQ से बढ़कर के कहाँ चली जाएगी, OQ2 पर चली जाएगी। ठीक है, अर्थात कीमत जैसे बढ़ी मांग घटी और कीमत जैसे ही घटी वैसे मांग क्या हो गई, बढ़ गई। और ये आपके पास है मांग रेखा, जिसे हमने DD से रिप्रेजेंट किया है, जिसे क्या कहा जाता है, ऋणात्मक ढाल वाली रेखा। क्या कहा जाता है जिसे, ऋणात्मक ढाल वाली मांग रेखा। और ऋणात्मक ढाल वाली मांग रेखा इसलिए आती है क्योंकि कीमत और मांग के मध्य कौन सा संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मांग को प्रभावित करने वाला जो सबसे फर्स्ट फैक्टर है वो है आपके पास प्राइस ऑफ गुड्स यानी वस्तु की कीमत। अब हम आगे डिस्कस करते हैं दूसरा फैक्टर कौन सा आता है। तो बच्चों दूसरा फैक्टर आता है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब यहाँ पर आप थोड़ी से सावधानी से समझना कि संबंधित वस्तुओं की कीमतें किस तरीके से मांगों को प्रभावित करती हैं। संबंधित वस्तुओं की कीमत का मतलब ये है कि आप जिस वस्तु को खरीदने जा रहे हो मार्केट में उससे मिलती जुलती कोई दूसरी वस्तु उपलब्ध है और उस दूसरी वस्तु की कीमत
आप जिस वस्तु को खरीद रहे हो उसकी मांगों को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। इन्हें संबंधित वस्तुएं कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि सपोज करिए मेरे पास दो गुड्स है, यानी दो वस्तुएं, एक वस्तु मेरे पास एक्स है और एक वस्तु मेरे पास वाई है। अब मैं एक वस्तु खरीदने जा रहा हूँ, लेकिन इससे संबंधित वस्तु बाजार में दूसरी वाई भी उपलब्ध है। तो इस संबंधित वस्तु की कीमत यानी वाई की कीमत मेरी एक्स वस्तु की मांग को क्या कर देगी, प्रभावित कर देगी, जिससे कहा जाता है संबंधित वस्तुएं। अब अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं तो संबंधित वस्तुओं का मतलब ये होता है कि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग मात्रा पर पड़े तो ऐसी वस्तुओं को संबंधित वस्तुएं कहा जाता है। यानी एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव वाई वस्तु की मांग मात्रा पर पड़े, या यूं बोल दीजिए आप लोग, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव एक्स वस्तु की मांग मात्रा पर पड़े। तो यहाँ लैंग्वेज लिख दी गई है आपके लिए कि जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग पर पड़े तो ऐसी वस्तुओं को संबंधित वस्तुएं कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों, संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं, और दूसरी होती कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पूरक वस्तुएं। संबंधित वस्तु हमारे पास दो प्रकार की होगी, एक हमारे पास होगी स्थानापन्न वस्तुएं और दूसरी होगी हमारे पास पूरक वस्तुएं। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहा जाता है और पूरक वस्तुएं किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सके, उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाता है, या जिनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लिया जा सके ऐसी वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं जैसे चाय और कॉफी। सपोज करिए आपको चाय पीने की आदत है और आपको चाय नहीं मिलती है तो हम कॉफ़ी पी करके काम चला सकते हैं, और अगर आपको कॉफ़ी पीने की आदत है, कॉफ़ी नहीं मिलती है तो हम यहाँ पर चाय पी करके काम चला सकते हैं। यानी हमने चाय की जगह किसका प्रयोग कर लिया, कॉफ़ी का, और कॉफ़ी की जगह किसका प्रयोग कर लिया, चाय का प्रयोग कर लिया। अब आप ये कहोगे कि नहीं सर, हम तो चाय की जगह चाय पी सकते, कॉफ़ी नहीं पी सकते। तो हम बात करें संबंधित वस्तुएं, गुण एक जैसे होते हैं, 100% गुण एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। यानी जो गुण चाय में होते हैं लगभग वही गुण किस में पाए जाते हैं, कॉफी में। इसलिए हम एक दूसरे के स्थान पर इनको प्रयोग में ले सकते हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में कई प्रकार के और उदाहरण देखने के लिए आपको मिल सकते हैं स्थानापन्न वस्तुओं के। वो उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे शर्ट और टी शर्ट। अगर आप घर से मार्केट की साइड जा रहे हो और अगर आपको शर्ट नहीं मिलती है तो आप जल्दबाजी में उसकी जगह क्या पहन करके जा सकते हो, टी शर्ट पहन करके जा सकते हो। तो यहाँ पर भी स्थानापन्न वस्तुएं कई सारी हो सकती है, ठीक है। बात करते हैं पूरक वस्तुएं। बच्चों, पूरक वस्तुओं का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक साथ ही संभव है। अगर आपने उनको अलग अलग करने की कोशिश करी तो दोनों का ही प्रयोग संभव नहीं हो सकता। यानी ये कहा जा सकता है ऐसी वस्तुएं जो दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरी हो, जिनका प्रयोग केवल एक साथ ही किया जा सके, उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेन और स्याही। यानी जिस पेन का प्रयोग आप लिखने के लिए करते हो, अगर उसमें से स्याही को निकाल दिया जाए तो क्या पेन किसी काम का रहा है, क्या आपके लिए नहीं रहेगा। 100% पेन तभी वर्क करेगा जब उसके अंदर इंक यानी कि स्याही डाल दी जाएगी। तो पेन और स्याही दोनों पूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं जिनका प्रयोग केवल एक साथ ही किया जा सकता है। कार और पेट्रोल। कार का प्रयोग तभी संभव है जब उसके अंदर क्या होगा, पेट्रोल होगा। और व्यवहारिक जीवन में कई सारी वस्तुएं ऐसी है जिनका प्रयोग एक दूसरे के बिना नहीं किया जा सकता और उन्हें पूरक वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। जैसे वॉच एंड सेल। आपकी वॉच तब तक नहीं चलेगी जब तक उसके अंदर सेल नहीं होगा, ठीक है। तो कई सारी वस्तुएं देखने के लिए मिल सकती है। मोबाइल और बैटरी। मोबाइल का प्रयोग तभी संभव होगा जब उसके अंदर क्या होगी, बैटरी होगी। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, पूरक वस्तुएं जिनका प्रयोग केवल एक साथ ही किया जा सकता है। अब हम ये देखने वाले हैं कि स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं से कैसे मांग प्रभावित होती है, और ये दोनों किसके उदाहरण हैं, संबंधित वस्तुओं के उदाहरण हैं। अब हमने संबंधित वस्तुओं में ये देखा था कि एक की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव किस पर पड़ेगा, दूसरे की मांग पर। इसका मतलब चाय की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव किस पर होगा, कॉफी की मांग पर होगा। इसका मतलब चाय की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव किस पर होगा, कॉफी की मांग पर। तो मैंने यहाँ पर चाय को x वस्तु ले लिया है जिसकी प्राइस ली है px यहाँ पर पे, कॉफी को y वस्तु ले लिया है जिसकी मांग ली मैंने dy यहाँ पर पे।
एक चीज मैं आपको डायरेक्टली बता करके भी समझा सकता हूं कि स्थानापन्न वस्तुओं के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। धनात्मक का मतलब ये होता है कि दो चरों में सेम डायरेक्शन में चेंज होगा, यानी अगर पहला चर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर पहला चर घटेगा तो दूसरा चर भी घटेगा, क्योंकि स्थानापन्न वस्तुओं के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। और हमें चाय की लेनी कीमत और कॉफी की लेनी मात्रा, मांग मात्रा, क्योंकि संबंधित वस्तुएं। तो चाय की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव कॉफी की मांग मात्रा पर बताना है, और संबंध कौन सा बताया आपको? धनात्मक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो कॉफी की मांग मात्रा में क्या होगी? वृद्धि। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही चाय की कीमत बढ़ेगी तो कंज्यूमर चाय की जगह किसको पीना शुरू कर देंगे? कॉफी को। इसलिए कॉफी की मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और अगर वापस चाय की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता वापस कॉफी पीना छोड़ देगा और चाय पर आ जाएगा, इसलिए कॉफी की मांग में क्या हो जाएगी? कमी। तो देखिए प्यारे बच्चों, चाय की कीमत बढ़ने पर आप चाय को छोड़ करके कॉफी पीना शुरू कर रहे हो, इसलिए कॉफी की मांग बढ़ेगी। चाय की कीमत कम होने पर आप वापस चाय पर आ रहे हो, इसलिए कॉफी की मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि स्थानापन्न वस्तुओं के मध्य कौन सा संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, बात करते अपन पूरक वस्तुओं की। पूरक वस्तुओं के मध्य बच्चों ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, और अभी आपको बता रखा है कि जब भी दो चरों के मध्य ऋणात्मक संबंध होता है तो दोनों चर एक दूसरे के विपरीत दिशा में परिवर्तित होते हैं। यानी कि अगर पहला चर बढ़ेगा तो दूसरा चर घटेगा, और अगर पहला चर घटेगा तो दूसरा चर क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, कार को आपने एक वस्तु ले लिया है, पेट्रोल को आपने वाई वस्तु ले लिया है, और कार की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव पेट्रोल की मांग पर बताना है, क्योंकि ये भी संबंधित वस्तुओं का उदाहरण है। तो जैसे ही कार की कीमत बढ़ेगी तो आप जानते हो कि कार की कीमत बढ़ने पर कंज्यूमर्स कार परचेज करना कम कर देंगे। तो कार कम परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की आवश्यकता भी कम होगी और पेट्रोल की मांग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। लेकिन इसके विपरीत यदि कार की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता कार खरीदना ज़्यादा कर देंगे, जिससे पेट्रोल की आवश्यकता ज़्यादा होगी और फलस्वरूप पेट्रोल की मांग में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, पूरक वस्तुओं में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कार की कीमत बढ़ने पर पेट्रोल की मांग घटती है और कार की कीमत घटने पर पेट्रोल की मांग बढ़ती है। अब जैसे यहाँ पर आपने वस्तु की कीमत का डायग्राम बनाया था, वैसे हमें यहाँ पर भी डायग्राम बनाना है। स्थानापन्न वस्तुओं के लिए यहाँ पर पे और पूरक वस्तुओं के लिए यहाँ पर धनात्मक संबंध का डायग्राम बनेगा और यहाँ पर पे ऋणात्मक संबंध का डायग्राम बनेगा। वाई एक्सिस पे अपन हमेशा कीमत को लेते हैं, तो यहाँ पर पे कीमत लिख दिया गया आपके लिए, और एक्स अक्ष पर अपन हमेशा मांग मात्रा को लेते हैं, तो यहाँ पर अपन ने लिख दी है मांग मात्रा। ठीक है, बोर्ड पे नीचे दिख नहीं रहा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं वापस मांग मात्रा। और मात्रा को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर भी एक अपने इनिशियल प्रारंभिक अवस्था मानी थी, वैसे मैंने यहाँ पर भी ले ली कि जब कीमत ओपी है तो मांग मात्रा ओ क्यू है। लेकिन फर्क क्या है, आप अच्छे से समझिए। हम यहाँ पर कीमत किसकी ले रहे हैं? चाय की। तो आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर कीमत चाय की ली गई है और मांग मात्रा किसकी ले रहे हैं? कॉफ़ी की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा? कॉफ़ी लिखना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर को आपका आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए बच्चों, संबंध धनात्मक है, इसका मतलब अगर चाय की कीमत में वृद्धि होगी तो कॉफ़ी की मांग मात्रा में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ये दोनों को इस तरीके से मिला सकते हैं अपन। और अगर चाय की कीमत में कमी होगी तो इस कॉफ़ी की मांग मात्रा में भी कमी होगी। इन दोनों को मिला दो और ये पॉजिटिव यानी धनात्मक संबंध की रेखा आ गई आपके। क्यों? क्योंकि स्थानापन्न वस्तु में धनात्मक संबंध पाया जाता है। आगे बात करते हैं अपन पूरक वस्तु में। तो देखिए बच्चों, पूरक वस्तु में ऋणात्मक संबंध होता है। अब यहाँ पर कीमत किसकी लोगे आप? कार की। और मांग मात्रा किसकी लोगे? पेट्रोल की। तो यहाँ पर आप ले रहे हो कार और यहाँ पर पे आप क्या ले रहे हो? पेट्रोल। अब देखिए बच्चों आप लोग अच्छे से, ठीक है, यहाँ ऋणात्मक संबंध है, तो जैसे कार की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग मात्रा कम हो जाएगी, और अगर कार की कीमत कम होती है तो ये पेट्रोल की मांग मात्रा बढ़ जाएगी। ये यहाँ पर पे है ऋणात्मक संबंध। तो ये दूसरा पॉइंट था, संबंधित वस्तुओं की कीमतें जो मांगों को प्रभावित करता है। अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, उपभोक्ता की आय, और ये देखते हैं कि किस प्रकार से उपभोक्ता की आय मांगों को प्रभावित करती है।
तीसरा पॉइंट आता है बच्चों उपभोक्ता की आय। अब आप समझिएगा कि उपभोक्ता की आय मांग को किस प्रकार से प्रभावित करती है। प्यारे बच्चों, अगर कोई बेसिकली बात ये कही जाए आपसे कि आप बताइए उपभोक्ता की आय और मांग में कैसा संबंध पाया जाता है, तो आप बिल्कुल बेसिकली बातें कहेंगे कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर 100% मांग में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर मांग में भी कमी होगी। क्योंकि अगर आप लोगों की आय बढ़ जाएगी तो 100% आपके खर्चे बढ़ेंगे, यानी कि मांग बढ़ जाएगी आपकी। और अगर आपकी आय कम हो जाती है तो 100% हमें अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा, यानी हमारी मांग में भी कमी होगी। लेकिन इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता की आय को दो वस्तुओं से रिलेटेड करके पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले अपन वही डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली हम नहीं बोलेंगे कि आय बढ़ने पर मांग बढ़ेगी, आय घटने पर मांग घटेगी। हम उपभोक्ता की आय को दो वस्तुओं से रिलेटेड करेंगे, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, उपभोक्ता की आय दो वस्तुओं से रिलेटेड होगी। सबसे पहली है सामान्य या श्रेष्ठ वस्तुएं, और दूसरी है गिफिन, घटिया या निकृष्ट वस्तुएं। गिफिन बोल सकते हो आप, घटिया बोल सकते हो, निम्न स्तर की वस्तुएं बोल सकते हो, या निकृष्ट वस्तुएं बोल सकते हो, कुछ भी कहा जा सकता है। अब उपभोक्ता के आय को दो वस्तुओं से रिलेटेड करके पढ़ना है, तो पहले हम समझेंगे कि सामान्य श्रेष्ठ वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए बच्चों, सामान्य श्रेष्ठ वस्तुओं का मतलब होता है वे वस्तुएं जिनकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है, या उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं को सामान्य श्रेष्ठ वस्तुएं कहा जाता है। तो सामान्य श्रेष्ठ वस्तु की गुणवत्ता उच्च होगी, और कम गुणवत्ता वाली यानी निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं को क्या कहा जाएगा, गिफिन, घटिया या निकृष्ट वस्तुएं कहा जाता है। अब बच्चों, घटिया से आप यहाँ पर ये आइडिया नहीं लगाना कि घटिया का मतलब वो वस्तु खराब है, वो वस्तु खराब नहीं है। उस वस्तु में सामान्य श्रेष्ठ वस्तुओं की तुलना में गुणवत्ता क्या है, कम है, बट वो खराब नहीं है। और इन घटिया या निकृष्ट वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं भी कहा जाता है। घटिया या निकृष्ट से तो आइडिया लगा सकते हैं हम लोग कि निम्न गुणवत्ता या कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं, लेकिन गिफिन से क्या आइडिया लग रहा है। तो बच्चों, इन वस्तुओं को गिफिन वस्तु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन घटिया या निकृष्ट वस्तुओं के बारे में बताया था अर्थशास्त्री सर रॉबर्ट गिफिन ने। कौन सा अर्थशास्त्री ने बताया था, सर रॉबर्ट गिफिन ने। इसलिए उनके नाम पर इन वस्तुओं को गिफिन वस्तुओं के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे उपभोक्ता की आय को वाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर बेसिकली ज़्यादातर वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर वाई ही लिया है। अब ये देखना है कि उपभोक्ता की आय यानी कि वाई और इन सामान्य श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग के मध्य कैसा संबंध पाया जाएगा, और उपभोक्ता की आय और इन गिफिन वस्तुओं की मांग के मध्य कैसा संबंध पाया जाएगा। तो देखिए बच्चों, उपभोक्ता की आय और सामान्य श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग के मध्य धनात्मक संबंध होता है। उपभोक्ता की आय और सामान्य श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग के मध्य धनात्मक संबंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो हर उपभोक्ता ये चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वस्तुओं का, अच्छी क्वालिटीज़ की वस्तुओं का, यानी कि सामान्य श्रेष्ठ वस्तुओं का उपभोग करे। आपकी हमारी आय बढ़ जाएगी, तो बेसिकली बात है हम लोग श्रेष्ठ वस्तुओं का उपभोग करना चाहेंगे। इसलिए आय के बढ़ने पर यहाँ सामान्य श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी, बट अगर हमारी आय कम हो जाती है तो हमें सामान्य श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग को भी कम करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सामान्य श्रेष्ठ वस्तु की जो कीमतें होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आय के कम होने पर हमें इनकी मांग में भी क्या करनी होती है, कमी करनी होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो हर उपभोक्ता सामान्य श्रेष्ठ वस्तु का उपभोग करना चाहेगा, इसलिए यहाँ पर इनकी मांग भी बढ़ेगी। और अगर हमारी आय कम हो जाती है तो हम ज़्यादा कीमत की वस्तु का उपभोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी कीमत ज़्यादा होती है, इसलिए हमारी आय के कम होने पर हमें सामान्य श्रेष्ठ वस्तु की मांग को भी कम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बात करें तो उपभोक्ता की आय और घटिया वस्तुओं के मध्य ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो कोई उपभोक्ता नहीं चाहेगा कि वो घटिया वस्तुओं का उपभोग करे, इसलिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर हम सब श्रेष्ठ वस्तुओं का उपभोग करेंगे, इसलिए घटिया वस्तुओं की मांग में क्या आ जाएगी, कमी। ठीक है। और अगर मान लीजिए उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो उपभोक्ता की आय में कमी होने पर उसके पास ऑप्शन केवल किसका रहेगा, घटिया वस्तुओं का ही रहेगा।
क्योंकि वह कम कीमत की वस्तु का उपभोग कर सकता है आय कम होने पर, और दोनों में से कम कीमत किसकी होती है? गिफिन वस्तुओं की होती है। इसलिए आय कम होने पर उसकी मजबूरी उसको इनकी मांग को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ संबंध कौन सा होता है? ऋणात्मक। तो देखिए बच्चों, उपभोक्ता क्या है? सामान्य श्रेष्ठ वस्तु में धनात्मक संबंध होता है, जबकि उपभोक्ता क्या है? और घटिया वस्तु में ऋणात्मक संबंध होता है। अब यहाँ पर धनात्मक संबंध का डायग्राम बनाना है और यहाँ पर ऋणात्मक संबंध का डायग्राम बनाना है। लेकिन अब आप याद रखिएगा, हमें यहाँ पर प्राइस की जगह क्या लेनी? उपभोक्ता की आय लेनी है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वाई से। और यहाँ पर इन वस्तुओं की क्या लेनी है? हमें मांग। और एक बेसिक कंडीशन हमने ले ली है कि जब उपभोक्ता क्या है? ओ वाई है, तो मांग कितनी है? ओ क्यू है। अब संबंध कौन सा है? धनात्मक। तो धनात्मक संबंध में एक बहुत बेसिकली बात है, आय बढ़ा करके मांग को भी बढ़ा दो और आय को घटा करके मांग को भी घटा दो, क्योंकि दोनों चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होगा। तो देखिए, जैसे आय बढ़ेगी तो यहाँ पर मांग भी बढ़ जाएगी, और अगर मान लीजिए आय घट जाती है तो यहाँ पर ये मांग भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और ये धनात्मक संबंध की रेखा हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर संबंध ऋणात्मक है, तो आय बढ़ा करके मांग को घटाना है और आय को घटा करके मांग को बढ़ाना है। तो आय जैसे ही बढ़ेगी तो ये मांग घटेगी, और आय जैसे ही घटेगी वैसे ये मांग क्या होगी? बढ़ेगी। ये ऋणात्मक संबंध का डायग्राम यहाँ पर पड़ गया। तो बच्चों, ये तीन मोस्ट पॉपुलर, तीन जो आगे के आपने डिस्कस करे हैं पॉइंट, मांग को प्रभावित करने वाले वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता क्या, ये पूरे प्रैक्टिकल फॉर्म में है। आगे के पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो कि बिल्कुल आपके थ्योरेटिकल फॉर्म में आएंगे और काफ़ी सिंपल रहेंगे। अगला मांग को प्रभावित करने वाला कारक आता है उपभोक्ता की रुचि वो फैशन में परिवर्तन। देखिए बच्चों, किसी भी वस्तु के प्रति हमारी रुचि और फैशन में दो प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। या तो किसी भी वस्तु के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाए, या किसी भी वस्तु के फैशन इस तरीके की आए जो हमें अट्रैक्ट कर रही हो। तो 100% अगर मान लीजिए किसी वस्तु में हमारी रुचि ज़्यादा है या किसी वस्तु के फैशन हमको अट्रैक्ट कर रही है, तो हमारी अंदर अनुकूल परिवर्तन होगा उस वस्तु को लेकर के, और 100% हम उस वस्तु को खरीदने की सोचेंगे। लेकिन अगर किसी वस्तु के प्रति हमारी रुचि नहीं है या उस वस्तु के फैशन हमको प्रभावित नहीं कर पा रही है, तो हम उसकी डिमांड नहीं करेंगे, उसको खरीदने की नहीं सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो आपकी डेली लाइफ में, जैसे कई सारे मैचेज होते हैं। अगर आपको क्रिकेट मैच खेलने का शौक है, तो इसका मतलब उस क्रिकेट मैच के प्रति आपकी रुचि है, आपकी फैशन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट मैच खेलने की डिमांड करते हो। अगर आपका इंटरेस्ट फुटबॉल में नहीं है और आपसे कहा जाए कि फुटबॉल खेलिए, तो इसका मतलब आप उसको डिनाई करने की सोचोगे, क्योंकि आपको वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए बच्चों, अगर किसी भी उपभोक्ता के लिए किसी भी वस्तु की रुचि और फैशन में अनुकूल परिवर्तन होता है, यानी वो उसको चाहता है, तो मांग में क्या होगी? वृद्धि होगी। और यदि उपभोक्ता की रुचि और फैशन में वस्तु के प्रतिकूल परिवर्तन होता है, यानी उसको नहीं चाहता है, तो प्रतिकूल परिवर्तन की कंडीशन में मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अगला पॉइंट डिस्कस करते बच्चों, जनसंख्या की मात्रा, यानी कि साइज ऑफ पॉपुलेशन। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है। अगर मान लीजिए जनसंख्या की मात्रा बढ़ती है, तो जनसंख्या की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? कंज्यूमर यानी उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी, और अगर उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई तो मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप समझ गए कि मांग में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि जनसंख्या की मात्रा में कमी आती है तो उपभोक्ताओं की संख्या भी कम हो जाएगी, और आगे मुझे फिर बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप समझ गए, मांग में भी क्या होगी? कमी। तो देखिए बच्चों, अगर जनसंख्या की मात्रा में वृद्धि होती है तो उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी, और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने से फिर मांग में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि जनसंख्या की मात्रा में कमी होती है तो उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होगी, और उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होने पर मांग में भी क्या होगी? कमी होगी। आगे देखते हैं, मौसम की दशाएं यानी क्लाइमेट कंडीशन। देखिए बच्चों, किसी भी वस्तु के प्रति मौसम की दशाओं में दो प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। या तो किसी भी वस्तु के प्रति मौसम की दशाओं में अनुकूल परिवर्तन, या उस वस्तु के प्रति मौसम की दशाओं में प्रतिकूल परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, जैसे मान लो गर्मी का सीजन है। अब गर्मी के सीजन में जो उलन्स के कपड़े आते हैं, ठीक है, उनके प्रति मौसम की दशाएं कैसी होती है? विपरीत होती है। तो हम उलन के कपड़ों यानी स्वेटर जर्सी की डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे सर्दी का सीजन आता जाएगा, वैसे वैसे उलन के कपड़ों के प्रति मौसम की दशाएं क्या हो रही है? अनुकूल हो रही है।
तो हम क्या करेंगे, स्वेटर जर्सी की डिमांड करना शुरू कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी वस्तु के प्रति मौसम की दशाएं अनुकूल होने लगती है, जैसे स्वेटर जर्सी के प्रति सर्दी आती जाएगी, तो स्वेटर जर्सी के प्रति मौसम की दशाएं अनुकूल हो रही है, तो हम उसकी मांग में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो वस्तु के अनुकूल अगर मौसम में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग बढ़ेगी, लेकिन अगर वस्तु के प्रति मौसम की दशाएं प्रतिकूल रूप ले लेती है तो फिर मांग में क्या हो जाएगी, कमी होगी। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों, विज्ञापन एवं विक्रय कलाएं। देखिए, किसी भी वस्तु के प्रति दो तरीके के विज्ञापन एवं विक्रय कलाएं हो सकती है। जो जितना बेटर एडवर्टीजमेंट करेगा, जितनी ज़्यादा विज्ञापन किए जाएंगे, आप जानते हो कोई भी कंपनी अगर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बहुत बड़े विज्ञापन के साथ, एडवर्टीजमेंट के साथ लेकर के आती है, तो मार्केट में उसकी आइडेंटिटी कंज्यूमर के अंदर उतनी ही ज़्यादा होती है और कंज्यूमर उसको एक बार परचेज करने की सोचते हैं। तो देखिए, जितने ज़्यादा बेहतर विज्ञापन किए जाएंगे उतनी ही ज़्यादा वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, लेकिन अगर विज्ञापन बेहतर नहीं है तो फिर मांग में क्या होगी, कमी। एक वर्ड और लिखा हुआ यहाँ पर बच्चों, विक्रय कला। देखिए समझिए, विक्रय कला का मतलब होता क्या है, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए विक्रेता के द्वारा जो कलाएं अपनाई जाती है उसे विक्रय कला कहा जाता है। सपोज करिए दो दुकानदार हैं, दोनों दुकानदार एक ही वस्तु को सेम रेट पर बेचते हैं, दोनों वस्तुओं की क्वालिटी भी बिल्कुल सेम है, मात्रा भी बिल्कुल सेम है और कीमत भी बिल्कुल सेम है, यानी दोनों वस्तुओं की में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। लेकिन उन दोनों में से एक विक्रेता एक दिन विक्रय कला अपनाने की कोशिश करता है और उस वस्तु के साथ कोई भी 1 या 2 या 5 रुपए की चीज फ्री में देता है। तो कस्टमर क्या होगा, उस विक्रेता से अट्रैक्ट होंगे और ये सोचेंगे कि ये वस्तु के साथ कोई ना कोई चीज़ हमें क्या दे रहा है, फ्री में दे रहा है। तो ऑटोमेटिकली उस विक्रेता के जो क्रेता हैं वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। यानी बेहतर विज्ञापन और विक्रय कला होते हैं, मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और अगर अबेहतर विज्ञापन एवं विक्रय कला होगी तो मांग में क्या होगी, कमी। तो प्यारे बच्चों, बेहतर विज्ञापन होने पर मांग में वृद्धि होती है और अबेहतर विज्ञापन होने पर मांग में कमी होती है। तो बच्चों, आज हमने टॉपिक डिस्कस करा है मांग और मांगों को प्रभावित करने वाले कारक। हमारे चैनल पे इसी प्रकार से बनी रहिए। हिंदी माध्यम में और भी कई सारे वीडियो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और आगे जितने भी चैप्टर से आपके उन सबसे समय समय पर मिलते रहेंगे। बस हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको वीडियो पहुँचते रहे। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।